नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है पर्यावरणीय प्रदूषण, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण जो है वो आपका किन किन कारकों की वजह से फैलता है, वो सारे प्रदूषक हमने पढ़े। आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड है यानी कि कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है। इन सभी की वजह से आपके क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। अब इस वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। पहले अपन बात करते हैं भीतरी वायु प्रदूषण की, जिसको अपन कहते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर मतलब जो घरों के अंदर हो रहा है, जो बंद दरवाजों के अंदर हो रहा है, उसको अपन कहते हैं इंडोर पोल्यूशन। पेंट, कालीन, फर्नीचर आदि कमरे में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी कि VOC उत्पन्न करते हैं। रोगाणुनाशी पदार्थ, धूमीकरण आदि के प्रयोग से हानिकारक गैसें जो है वो आपके उत्पन्न होती है, और इन्हीं हानिकारक गैसों की वजह से हमारे घर के अंदर क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है, जिसको अपन कहते हैं इंडोर पॉल्यूशन, इंडोर एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए, अस्पतालों के कचरों में रोगजनक तत्व भीड़ भरे स्थानों में, देखो अगर बात करें कि अस्पतालों से निकलने वाला जो कचरा है उसमें रोगजनक तत्व होते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया और उसी इंजेक्शन को ऐसे ही फेंक दिया गया। अगर उसको कुछ रक्त संबंधित बीमारियां हैं और उसके रक्त से लिपटी हुई पट्टी या रुई को अगर ऐसे ही फेंक दिया जाए, तो इन सब की वजह से भी प्रदूषण होता है। भीड़ भरे स्थानों में जाने से क्या होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोई वायरस इन्फेक्शन है, कोई वायरल का इन्फेक्शन है, जीवाणु का इन्फेक्शन है, तो वो आपको भी लग जाता है। गंदी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी और जैविक ढेर को जलाने से बहुत धुआं उठता है। अब धुएं के सीधी और अधिक संपर्क में आने से क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब कचरे को जलाया जाता है तो, और बहुत भीषण भी होती है, जिसमें नाक का बहना, खांसी, खराब गला, सांस लेने में कठिनाई, आवाज के साथ साथ श्वास और छींक की समस्याएं भी सम्मिलित है। आपने देखा होगा कई लोग जब धूल उड़ रही होती है तो छींकने लगते हैं, कई लोगों को धूल से एलर्जी भी होती है, अस्थमा की बीमारी भी होती है। तो ये आपकी क्या है, श्वसन संबंधी विकार है। दूसरा देखिए, भीतरी प्रदूषण का निराकरण और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। लकड़ी और गोबर के उपयोग के प्रयोग के स्थान पर स्वच्छ ईंधन जैसे कि जैविक गैस, बायोगैस जिसको अपन कहते हैं, मिट्टी का तेल या बिजली का प्रयोग करना चाहिए। देखो, लकड़ी और गोबर के उपले जो होते हैं, अगर इनका प्रयोग करते तो इससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। उस धुएं से हमारे श्वसन संबंधी विकार तो होते ही है, साथ के साथ आंखों में भी जलन होती है, क्योंकि उसमें क्या है, प्रदूषक है। तो अगर उनके स्थान पर इन चीजों का प्रयोग किया जाए तो इस धुएं से बचा जा सकता है। खाना बनाने के लिए सुधारित स्टोव, धूम्र रहित चूल्हे का उपयोग, रसोई घर में शुद्ध या उचित वायु का संचार हो। क्यों जो है किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई छोक वोक दिया जाता है उससे जो धुआं निकल रहा है, कोई भी चीज जल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, उस एग्जॉस्ट फैन की वजह से वो क्या चला जाए, बाहर चला जाए। तो ऐसे इंडोर पॉल्यूशन यानी कि जो घर के अंदर प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। बायोगैस और सीएनजी का दो फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक है आपके पास सीएनजी, दूसरी है आपके पास एलपीजी। सीएनजी को कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी को कहा जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको अपन क्या कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक है, तो सीएनजी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने से अपन इस इंडोर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम धुआं वाला पेड़ प्रजातियों जैसे कि बबूल, जिसका ये बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, अकेशिया निलोटिका,
लगाना और उनकी लकड़ी का ही उपयोग करना। अगर आप लकड़ी उपयोग में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे पौधों की लकड़ी उपयोग में ली जाए जिनसे धुआं क्या हो, कम हो। लकड़ी का कोयला का उपयोग अधिक सुरक्षित है। अगर अपन बात करें कि जो जीवाश्मीय ईंधन है उससे अच्छा अगर अपन लकड़ी के कोयले को उपयोग में ले तो वो ज्यादा सुरक्षित होगा। भीतरी प्रदूषण को रोकने के लिए कूड़े का पृथक्करण, कि आपके जो गीला कचरा है उसको अलग रखा जाए, सूखे कचरे को अलग रखा जाए। अगली चीज के जो कागज या फिर जो भी जैव निम्नीकरणीय कचरा है उसको अलग रखा जाए और जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है उसको अलग रखा जाए। स्रोत पर पहले से कूड़े को उपचारित करना और कमरों की शुद्धता करना, इन सब से अपन क्या कर सकते हैं, जो घरों के अंदर प्रदूषण हो रहा है, जो इंडोर पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। आगे देखिए, औद्योगिक प्रदूषण का निराकरण और नियंत्रण। कुछ ऐसे संयंत्रों का यूज करके, कुछ ऐसी तकनीकियों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ऊर्जा संयंत्रों और फर्टिलाइजर संयंत्रों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, जैसे एलएनजी यानी कि तरल प्राकृतिक गैस, सस्ती होने के साथ ही पर्यावरण सहयोगी भी है। तो अगर हम इस गैस का प्रयोग करें तो इसको औद्योगिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पर्यावरण सहयोगी औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाना जिससे प्रदूषकों और हानिकारक अपशिष्टों का क्या हो, निकास कम हो। तो जब कम कचरा निकलेगा, कम ऐसे उत्पाद निकलेंगे जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। ऐसी मशीन को लगाना जो कम प्रदूषकों का निष्कासन करे, जैसे कि फिल्टर। पहला क्या है, फिल्टर। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तीसरा है इंडस्ट्रियल कलेक्टर्स, स्क्रबर, ग्रेवल बैंड फिल्टर या फिर ड्राई स्क्रबर। अब ये सारी चीजें हैं क्या, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो उसमें आने वाले पदार्थ को क्या कर दे, छान दे। आपने देखा है कि हम जो है जल प्रदूषण से बचने के लिए या फिर जल में से कचरे को हटाने के लिए क्या करते हैं, छान के पानी भरा जाता है। ये आरओ वारो तो अब आए हैं, पहले तो यही होता था, छलनी लगा के या कपड़े, एक पतला सूती का कपड़ा होता था उसको उपयोग में लिया जाता था पानी को छानने के लिए, उसी को अपन फिल्टर कहते हैं। तो बस फिल्टर भी यहाँ पर क्या है, गैस की धारा से ही ठोस कणों को फिल्टर दूर कर देते हैं। तो जो गैस की धारा आ रही है उसमें से ठोस कण चले जाएंगे। फिल्टर कपड़े से, रेत से, बड़ी छलनी से या फेल्ट बेड पैड से बने होते हैं। फिल्टर की बैग हाउस पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है और यह सूत या सिंथेटिक कपड़ों यानी कि कम ताप के लिए उस जो उपयोग में लाई जाती है उससे बने होते हैं। अब ये तो कम ताप के लिए, ज्यादा ताप के लिए जो आपके सूत और सिंथेटिक कपड़ा है उससे फिल्टर यूज में नहीं ले सकते। तो अधिक ताप के लिए यहाँ पर ग्लास क्लॉथ का प्रयोग होता है। अगर टेम्परेचर आपके 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए इस ग्लास क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को नीचे प्रेसिपिटेट कर दे, नीचे जमा दे, सेटल डाउन कर दे। देखो, ऊपर उठने और उत्पन्न होने वाली धूल आयन और आयनित कण पदार्थों से युक्त होती है और आयन में परिवर्तित होने वाला कण रूपी पदार्थ विपरीत धरातल पर एकत्रित हो जाता है, यानी कि नीचे जम जाता है कोई चीज और जो इसको करता है उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेटर। इन कणों को कभी कभी धरातल को हिलाकर या झाड़कर धरातल से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। आगे देखिए, ESP यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग बॉयलर, भट्टियों और थर्मल पावर प्लांट की अनेक दूसरी इकाइयों, सीमेंट फैक्ट्री और आपके स्टील प्लांट आदि में होता है। किसका उपयोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका जड़त्वीय कलेक्टर्स। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
कि गैस में एसपीएम का जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनका जड़त्व उसके विलायक से अधिक होता है। तो और क्योंकि कणरूपी पदार्थ समूह का स्वभाव ही जड़त्व होता है, तो यह उपकरण भारी पदार्थ को कुशलता से क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है विलेय, तीन चीजें हैं, विलेय, विलायक और विलयन। अगर आपको तीनों में डिफरेंस पता है तो आप इसको आराम से समझ लोगे। ये क्या कह रहा है, गैस में एसपीएम का जड़त्व उसके विलायक और विलायक से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखो विलायक जो है ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कोई चीज घोली जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया पानी, ठीक है, तो यहाँ पर विलायक क्या हो गया, पानी। अब इस पानी के अंदर मैंने क्या घोली, चीनी। तो जिस पदार्थ को घोला जाता है उसको अपन कहते हैं चीनी, यानी कि विलेय, ठीक है। जिसके अंदर घोला जाता है उसको कहते हैं विलायक, और जो बनके तैयार होता है वो आपका क्या होता है, विलयन। क्लियर। चलिए आगे देखिए, गैस क्लीनिंग प्लांट में प्राय साइक्लोन जड़त्वीय कलेक्टर का प्रयोग प्राय होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है स्क्रबर। स्क्रबर क्या होता है, अपन फेस पे भी करते हैं ना, स्क्रब कर लो, कि जो गंदगी को निकाल देता है ना, उसको अपन बोलते हैं स्क्रबर। सेम देखो, ये आर्द्र संचयकर्ता होते हैं, ये गैस की धारा से वायु विलय कणों को हटाते हैं। जैसे स्क्रब क्या करता है, हमारे फेस से जो भी धूल के कण उनको हटाता है, सेम इसमें भी यही होगा। ये या तो धरातल से ही आर्द्र कणों को इकट्ठा करके दूर कर देते हैं, या फिर उन कणों को स्क्रबिंग तरल पदार्थ से गीला कर दिया जाता है। इस तरीके से वे कण जो है सहायक गैसीय माध्यम से इंटरफेस स्क्रबिंग लिक्विड तक जाने में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। गैसीय प्रदूषक नम स्क्रबर के तरल पदार्थ में सोख लिए जाने से दूर हो सकते हैं, परंतु यह बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की गैस को दूर करना है। ये डिपेंड करेगा कौन सी गैस दूर करनी है। उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए क्षारीय घोल की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो तभी ये क्या करेगा, अगर अपने पास क्षारीय घोल होगा तभी सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका प्रदूषक है वो दूर हो पाएगा। गैसीय प्रदूषक किसी सक्रिय ठोस धरातल पर सोख लिया जाता है। ठोस धरातल जैसे कि सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया, कार्बन आदि। सिलिका जेल वाष्प कणों को दूर करती है। कोयला व पेट्रोलियम संसाधक उद्योगों से निकलने वाले तरल पदार्थों को संघनित करने से अनेक उप उत्पाद जो है वो आपके प्राप्त होते हैं। प्रदूषकों को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपाय भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं उपायों से ही हम इन प्रदूषकों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम चिमनियों की ऊंचाई में वृद्धि कर दे तो इनको कम किया जा सकता, इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उन उद्योगों को बंद कर दे जो कि वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उन्हीं को हटा दो तो उससे नियंत्रित हो जाएगा। और जो आपके वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसे जो भी आपके उद्योग है, उनकी जो भी फैक्ट्रीज है, उनको दूर लगाया जाए, शहर और गांव के बीच में ना लगाकर। तो देखो, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहर और घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर कर दिया जाए। उचित चौड़ाई वाली हरित पट्टी यानी कि ग्रीन बेल्ट को विकसित और रक्षित करना आवश्यक है। इन सब से अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला देखिए, वाहन संबंधी प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। या तो ऐसे जो प्रदूषक है उनका उपयोग ही ना करें वाहनों में, और वाहनों का ही उपयोग अगर कम कर दिया जाए तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। देखो, वाहनों से निष्कासित होने वाले धुएं का स्तर निश्चित होने से और उसका पालन करने से प्रदूषण में कमी आती है। और टाइम टू टाइम जो भी वाहन आप काम में ले रहे हैं उसके प्रदूषण की जांच करवाती रहनी चाहिए। उत्प्रेरक कन्वर्टर वाहनों के उत्सर्जन को क्या करता है, कम करता है। दूसरा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल में सल्फर की मात्रा घटाकर कितनी कर दी गई है, 0.05% कर दी गई है। आगे देखिए,
दिल्ली जैसे शहरों में गाड़ियों को नियमित अंतराल पर प्रदूषण नियंत्रण परीक्षण कराना और उनका प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा क्या है, प्रदूषण है। पहले इंजन के सहज रूप से चलने के लिए और ऑक्टेन स्तर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड के रूप में लेड मिलाया जाता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो सीसा है, लेड है, उससे हमारे श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। वाहन उत्सर्जन में लेड कणों को रोकने के लिए पेट्रोल में लेड के मिश्रण पर क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। तो इस प्रकार से हम इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, जो उद्योगों की वजह से हो रहा है, घरों की वजह से हो रहा है, अस्पतालों की वजह से हो रहा है, और आपके यहाँ पर वाहनों की वजह से हो रहा है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए, आज की इस क्लास में अपने जो है इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।